अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन योर फिजिक्स बुक्स, पेज नंबर 44। लास्ट टॉपिक में बेटे मैंने आपको जो है हमने इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी और फिर मैंने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस बता दी थी और उनकी मैंने अजम्पशंस भी हैं जो आपको बता दी थी। यहाँ पे बेटे एक चीज़ हमारी जो है वो लास्ट टाइम मिस हो गई थी, रह गई थी। यहाँ पे एक मिनी एक्सरसाइज आपको दी हुई है, अगर आप गौर करो, नोट करो पेज नंबर 44 पे। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस का, ठीक है। आपको पता है टाइम जो है वो इधर ही होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये एक्स एक्सिस पे आएगी, डिस्टेंस आपका इधर जाएगा वाई एक्सिस पे। यहाँ पे आपको 3 साइक्लिस्ट दिए हुए हैं। साइक्लिस्ट ए यानी कि साइक्लिंग जो भी कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है, ये ए पर्सन है, ये बी है, ये सी है। ये इन तीनों ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस और टाइम का तीनों पर्सन का ग्राफ जो है वो आपको दिया हुआ गया है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो 3 डिफरेंट साइक्लिस्ट की मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटे आपसे 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट। इनके आंसर मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बेटे आप फिर अपनी कॉपीज पे इनको नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि जो ग्राफ की हर लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बेटे ये आपने लिखना है। तो कॉमन सेंस है कि ग्राफ की हर लाइन जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है। बेटे ग्राफ की हर लाइन जो है वो डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करिए कि हर साइकिलिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन कितने टाइम में। बेटा यही होगा ना इसका आंसर, जाहिर सी बात है। ये डिस्टेंस ही है ना कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस एक साइकिलिस्ट ने, दूसरे ने, तीसरे ने किया। तो इसका आंसर आप क्या राइट करोगे, मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। बेटे लिखो ईच लाइन, ऐसे लिखो इधर से देखे, ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय each cyclist over time। आपने क्या लिखना है, each line on the graph represent the distance traveled by each cyclist over time। over time आपने लाजमी मेंशन करना। क्लियर हो गया। अगला पार्ट है हमारा बी पार्ट, विच साइकिलिस्ट ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस साइकिलिस्ट ने ट्रेवल किया। तो अगर आप नोट करो तो बेटे सबसे ज्यादा डिस्टेंस साइकिलिस्ट ए ने ट्रेवल किया, तो इसका आंसर क्या होगा, साइकिलिस्ट ए ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस। ठीक है, एज देयर, क्यों, वाई, ये भी आप लिखोगे, एज देयर लाइन रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया बेटे, लिख लिया कि दोबारा बोलूं। आप इसका आंसर क्या लिखोगे, साइकिलिस्ट ए ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस एज देयर लाइन रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डिस्टेंस एक्सिस। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, विच साइकिलिस्ट ट्रेवल एट ग्रेटेस्ट स्पीड, द लो स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड। अब 3 चीजें आपसे पूछ ली हैं, ठीक है। लो स्पीड किसकी है, ग्रेटेस्ट स्पीड किसकी है और कांस्टेंट स्पीड किसकी है, ठीक है। ये आपने इसके आंसर देने हैं। इसका आंसर है साइकिलिस्ट ए ट्रेवल एट द ग्रेटेस्ट स्पीड। साइकिल ए, जो साइकिलिस्ट ए था ना, उसकी स्पीड ग्रेटेस्ट थी, ठीक है। ये आपने लिख देना है क्योंकि सबसे उसका स्टीप स्लोप था। वाई, ये उसका रीजन है ना, एज देयर लाइन हैज द स्टीपेस्ट स्लोप। फिर आगे हम बात करते हैं साइकिलिस्ट बी की। साइकिलिस्ट बी ट्रेवल द लोएस्ट स्पीड, सबसे लोएस्ट स्पीड किसकी थी, साइकिलिस्ट बी की। एज देयर लाइन एज द लेस स्टीप, क्योंकि उसकी जो लाइन है वो लेस स्टीप है, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये आपने इसका आंसर दे दिया। आगे हम बात करते हैं, क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन, कांस्टेंट स्पीड किसकी है। तो आप लिखोगे बेटे बोथ साइकिलिस्ट ए एंड सी, ए एंड सी ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड। बोथ साइकिलिस्ट, देखो ए और सी दोनों की जो स्पीड है बेटे वो क्या है, वो कांस्टेंट है। एज देयर लाइंस आर स्ट्रेट, उनकी स्पीड कांस्टेंट क्यों थी, क्योंकि उनकी लाइन जो है वो कांस्टेंट है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि साइकिलिस्ट ए और सी दोनों जो है उनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतार लेना। अच्छा चलिए अब अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओवर टॉपिक इज पेज नंबर 45, 2.13, free fall acceleration। When a body is falling freely under the action of gravity of the earth, the acceleration acting on it is the gravitational acceleration and is denoted by g,
The direction of gravitational acceleration is always downward. Its value is 9.8 meter per second, but for convenience, we shall use the value of g as 10 meter per second. Since the freely falling body have vertically downward in a straight line with uniform acceleration g, so the three equations of motion can be applied to the motion of such bodies. While applying equation of motion, the acceleration a is replaced by g. Thus, equation of motion for freeling bodies can be written as, ये आपको बता दिया है. और फिर आप, it should be remembered while using this equation, the following point should be kept in mind. If a body is released from some height to fall freely, its initial velocity will be taken as 0. The gravitational acceleration g will be taken as positive in downward direction. All other quantities are also taken as positive. The quantity in the direction opposite to the acceleration will be taken as negative. If the body is thrown vertically upward, the value of g will be negative and the final velocity will be 0 at the highest point. बेटे हमने जो आज टॉपिक शुरू करना है वो टॉपिक हमारा क्या है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन. फ्री फॉल एक्सेलरेशन होती क्या है? कोई भी बॉडी, बेटे देखो, जैसे अगर मैं अपने घर की रूफ पे खड़ी होती हूँ, वहां से कोई रॉक या छोटा पत्थर या बॉल ऊपर खड़े होके नीचे अगर मैं फेंकूं तो मेरा बॉल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड अर्थ जो है सीधा नीचे आता है. वो सीधा नीचे क्यों आता है? क्योंकि जो अर्थ है ना, इसकी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस बॉल को या उस पत्थर को या उस रॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट अर्थ की तरफ आता है. तो ये जो एक अट्रैक्शन है जो अर्थ की है, जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन. और इसको हम लोग कैपिटल जी से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सॉरी स्मॉल जी से. ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है. व्हेन अ फ्री फॉल बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. मैंने आपको क्या बता दिया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सारा मैंने आपको बताया कि कैसे वो नीचे आएगी और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. इवन तमाम बॉडीज, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, आपकी कार है वो चल रही है, मैं हूँ वो अर्थ पे खड़ी हूँ, कोई भी चीज आपकी अर्थ पे है ना, जमीन पे है, हम कोई ऊपर ऊपर ऐसे हवा में उड़ तो नहीं रहे. ये जो हम जमीन के ऊपर बेटे स्टैंड किया हुआ है, हमने बैठे हैं, खड़े हैं, हर चीज जमीन के ऊपर है ना, ये क्यों है? ये तमाम की तमाम चीजें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि स्मॉल जी, उसकी वजह से है. तो ये जो वैल्यू है जी, इसकी बेटे एक स्पेसिफिक वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू है, ठीक है. लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू, हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी ना, तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या कर लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड बना लेते हैं. आगे चलते हैं. देखो, मैंने कल आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाई थी, 3 पढ़ाई थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड. वही इक्वेशन ऑफ मोशंस अगर हम इन टर्म ऑफ मतलब कोई भी बॉडी है जो फ्रीली मूव कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो वही तीनों इक्वेशन जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको, सेम की सेम, जहां पे आपको मैंने ए लिखवाया था ना बेटे, मैंने आपको क्या कहा था? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अगर आपको याद हो. मैंने कल आपको करवाया था बेटे, अगर आपने कल वाला टॉपिक निकाले ना आप लोग, उधर क्लियर हो जाएगा. मैंने आपको करवाया था कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी करवाया था ना. बस आपने क्या करना है, ए की जगह आपने क्या बेटे वहां पे लिख लेना है? जी लिख लेना है. सेकंड में अगर आप आओगे तो वहां पे हाफ ए टी स्क्वायर था, तो वहां पे आप लोग क्या कर लोगे? जी कर लोगे. यहाँ पे भी जहां पे एक्सेलरेशन आया वहां पे आप लोग क्या कर लोगे? जस्ट और जस्ट जी कर लोगे. क्लियर हो गया? ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस. ये वही इक्वेशंस है, लेकिन जब फ्रीली फॉल बॉडीज होगी तो हम लोग ए की जगह पे बेटे क्या लगा लेंगे? ए की जगह पे हमने क्या लगा लेना है? जी लगा लेना है. आपको कल याद होगा ना, मैंने आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस बेटे करवाई थी. तो इस केस में अगर आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी वी आई प्लस जी टी. ए की जगह मैं क्या कर लूंगी बेटे? ए की जगह मैं जी लिख लूंगी. यहाँ पे मैं क्या कर लूंगी? वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख लूंगी. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो 2as है ना, ये क्या हो जाएगा? 2gs हो जाएगा. क्लियर है? समझ आ गई है? सिर्फ a को रिप्लेस कर देना आपने, किससे? g से रिप्लेस कर देना. अच्छा, आगे जो हमने ये जो g पढ़ा है ना, इसको, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं. पॉइंट्स फिंगर टिप्स में मैं आपको याद करवा देती हूँ, बहुत ईजी है. देखो,
अगर सपोज मैं एक रूफ पे खड़ी हूँ, ठीक है, ऊपर से मैं एक बॉल नीचे फेंक रही हूँ, ठीक है। जब मैंने कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंकना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी लेनी है, जीरो लेनी है मेरे बेटे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जो फ्री फॉल बॉडी है, जो रेस्ट से नीचे आ रहा है, उसकी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वी आपने कितनी लेनी है, जीरो लेनी है, याद होगा। इसी तरह जो बॉडी नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है वो हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी, क्या आएगी, यानी कि जी को हमेशा जो भी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है ना, उसका जो जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी बेटे, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। ये बात याद रखनी है। अगली चीज क्या है कि अगर वही एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट होगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर अब मैंने, अब रिवर्स चल रहे हैं, अब बजाय इसके, अब मैं अर्थ पे खड़ी होके, यहीं पे मैं जहां पे खड़ी हूं, मैं बॉल पकड़ूं, बॉल को ऊपर की तरफ मैं उछालूं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो बेटे जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर मैं ऊपर खड़ी हूं, मैं ऊपर खड़े होके बेटे बॉल नीचे फेंकूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इसका रिवर्स कर लो, अगर मैं नीचे खड़ी हूँ अर्थ के ऊपर, मैं बॉल ऊपर उछाल रही हूँ, तब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटे। और आपकी इस तरह आपकी जो एक्सेलरेशन है नीचे अगर होगी तो वो क्या हो जाएगी, बॉल अगर ऊपर जा रहा है तो जो जी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब ऊपर से कोई चीज आ रही है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये चीजें आपने दो तीन थी, ये आपने अपने हमेशा जेन में रखनी है। याद हो गया कि दोबारा एक दफा रिपीट कर दूं, दो चीजें, आप ऊपर खड़े हो, आपने बॉल नीचे फेंका है, जब आपने बॉल नीचे फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और जी की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ऑपोजिट कर लो, आप नीचे खड़े हो, आप बॉल ऊपर फेंक रहे हो, उल्टा केस हो गया ना। पहले बॉल नीचे आ रहा था, अब बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो बेटे जीरो हो जाएगी। टॉपिक हमारा हो गया खत्म। इस टॉपिक के एंड पे आपके पास दो न्यूमेरिकल्स है, मैं आपको ओरली जो है ये समझाऊंगी, आपने इसे करना है, नहीं समझ आएगी तो कल आपने दोबारा मेरे से पूछना है। कुछ भी नहीं है बेटे, आपको एक आयरन बॉब यानी कि आयरन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, गोल कोई भी सर्कल होता है उसको हम बॉब कहते हैं, जो कि हमने एक टावर से नीचे गिराया है, वो ग्राउंड आता है कुछ टाइम के बाद, डेट इज 4 सेकेंड। आपने इस न्यूमेरिकल में दो चीजें फाइंड करनी है, एक हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है और एक आपने वेलोसिटी ऑफ द बॉल करनी है। क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, अभी बताया था मैंने, जो चीज ऊपर से नीचे आती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटे, ऊंचा बोले, जीरो। जीरो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटे क्या होती है, आपने इनिशियल वेलोसिटी जी लेवल लेनी है। जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड होती है, अभी मैंने बताया ना। ये देखिए अब आपको पता चलेगा ये वैल्यूज हम काम पुट करते हैं। कल आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना मेरे से, देखो यहाँ पे टाइम आपको दिया, जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। आपने क्या चीज फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल तो हमें पता है जीरो होगी। अब आपने अपने जहन में सोचना है, यार मैंने हाइट फाइंड करनी है, हाइट में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया ना उसने नीचे आने में। तो बेटे देखो, ये आप जब देखते हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन, दो इक्वेशन ऑफ मोशन है हाइट वाली, एक ये है एक ये है। अब आपने देखना है कि मेरे पास है क्या कुछ, हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास टी भी है, और हमारे पास ए यानी कि जी भी है। तो हम सेकंड इक्वेशन जो है मोशन जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे। देखो ये इन्होंने पुट की, और कैलकुलेशन तो बेटे आपको करनी आती है, आपके पास एच की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। एस और एच आर द सेम थिंग। सेकंड चीज क्या थी, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फिर आप देखोगे और सोचोगे कि मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगी, क्योंकि मेरे पास वी आई भी है, जी भी है और टी भी है। इनकी वैल्यूज मैं पुट करूंगी और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला न्यूमेरिकल बेटे आपको दिया हुआ है, वो भी इसी तरह ही है। आपने क्या फाइंड करना है बेटे, आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अब रिवर्स, जो मैंने अभी पॉइंट्स पढ़ाए थे मैंने, यहाँ पे क्या है, एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक एरो, एरो का पता है ना, तीर जिसको हम कहते हैं, बो जिससे हम कमान से हम करते हैं, तो एरो फेंका गया, एरो नीचे से ऊपर गया। मैंने आपको बताया था जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, और जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसकी आपने फाइनल वेलोसिटी देखो क्या हो जाएगी, जीरो।
जी की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है। तो ये वाली इक्वेशन हम लगाएंगे तो टाइम फाइंड कर लेंगे, टाइम आ गया तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या फाइंड कर लेंगे, एच फाइंड कर लेंगे। चैप्टर बेटे इसका लास्ट टॉपिक एक रह गया, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। लास्ट टॉपिक है रिलेटिविटी। In 1905, famous scientist Albert Einstein proposed his revolutionary theory of special relativity, which modified many of the basic concepts of physics. According to this theory, speed of light is a universal constant. Its value is approximately 3 into 10 ratio power 8. Speed of light remain the same for all motions. Any object with mass cannot achieve speed equal or greater than that of light. This is known as universal speed limit. रिलेटिविटी, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है आपका। 1905 में एक फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, हर बच्चा आइंस्टाइन के नाम से फैमिलियर है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। आइंस्टाइन ने बेटे एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स में इस थ्योरी का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बेटे उसने साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था जो लाइट की स्पीड है ना ट्रेवल करने की, कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करी है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड हर जगह जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और हर तरह की मोशंस में, ठीक है। तो उसकी जो लाइट है उसकी जो स्पीड की वैल्यू है वो उसने हमें बता दी, डेट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या बात हमारे पास आ गई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके इक्वल या इससे ग्रेटर जो है स्पीड जो है वो नहीं अटेन कर सकता, और इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। इसको आप अंडरलाइन करें, आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका कोई भी मास हो वो कभी भी लाइट की इक्वल स्पीड या लाइट से ग्रेटर स्पीड जो है वो अचीव नहीं कर सकता। और इस चीज को, इस फिनोमेना को, ये जो लाइन मैंने बोल दी है तुरंत बन गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल स्पीड लिमिट कहते हैं। और आपकी स्पीड जो है वो कितनी है वो आपको बता दिए बेटे। चैप्टर हमारा हो गया खत्म। इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ। हमने इस चैप्टर में बेटे पहले क्या पढ़ी थी, हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी। मैंने आपको दो क्वांटिटीज पढ़ाई, एक मैंने आपको स्केलर पढ़ाई, एक मैंने वेक्टर पढ़ाई। वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने की। फिर हमने ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ा बेटे। फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। फिर हमने जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो है ग्राफ पढ़े, ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी, ग्राफ को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो सारा बताया। इन द एंड हमने ग्राफ के ग्रेडियंट और स्लोप को जो है वो हमने स्टडी किया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया बेटे, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हमने पढ़ी। और इन द लास्ट में हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी जो मैंने आज पढ़ाई है वो हमने स्टडी की। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से कवर करना है। कमिंग मंडे जो है इस चैप्टर का मैं आपका टेस्ट लूंगी। इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपने मेरे से पूछना है। और जो बच्चे मुझे लाइव सुन रहे हैं बेटे, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्टी फील होती है तो आप लोग मेरे से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इन द एंड फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेक्चर अपना अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज बेटे।